हाँ तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में चलें तो पहली की हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि जीरो ऑर्डर क्या हो गया, H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स आउट NH3 गैस। ये जो बना मॉलिब्डेनम या टंगस्टन सरफेस पे, जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें ये सब लिखा हुआ है, तो वो नोट्स देख सकते हो, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको जब तुम हीट करोगे तो ये जो सरफेस पे है जितना, उतने ही मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, जितने N2 और H2 इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे उतने ही ब्रेक होंगे। मान लो 1000 मॉलिक्यूल का साइड से तो 1000 मॉलिक्यूल ही पर सेकंड ब्रेक होगा, बाकी रेस्ट एक्सेस है, जो जो कांटेक्ट में आ रहे हो ब्रेक हो रहे हैं। तो तुम कभी भी ये मेटल सरफेस दे दे जैसे 2HI गैस, यदि मेटल सरफेस नहीं है तो सेकंड ऑर्डर होगा, बट ये मेटल सरफेस है गोल्ड का, तो H2 गैस प्लस I2 गैस, तो गोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जितने HI होंगे केवल वही ब्रेक होंगे। अब HI तुम कितना भी अमाउंट ले लो, HI का कंसंट्रेशन डबल कर दे, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम हो कर दो, फिर भी गोल्ड के कांटेक्ट में जो आएंगे वही ब्रेक होंगे। तो HI के कांटेक्ट में गोल्ड सरफेस पे आने वाले ब्रेक होंगे तो H2 प्लस I2 बनेंगे। तो जैसे गोल्ड सरफेस फिक्स है कि 100 साइट ही पर सेकंड है, एक सेकंड में 100 मॉलिक्यूल जाकर उससे स्ट्राइक करेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, फिर अगला 100 आएगा वो ब्रेक होगा। तो रेट फिक्स है 100 मॉलिक्यूल पर सेकंड या 1 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड या 1 मोल मॉलिक्यूल पर सेकंड, कुछ भी होगा, एक रेट फिक्स होगा। HI डबल करते जाओ, ट्रिपल करते जाओ, 4 टाइम करते जाओ, रेट विल नॉट बी अफेक्टेड। ये क्लियर हुआ ना? मतलब रेट विल बी K, A का पावर N होता है, फॉर जीरो ऑर्डर क्या हो गया, N का वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर N इक्वल टू 0। सो रेट का वैल्यू क्या हो गया, K A का पावर 0, मतलब K कांस्टेंट रेट, रेट कांस्टेंट हो गया। मतलब कंसेंट्रेशन तुम कुछ भी रखो फिक्स हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट होगा। तब तो ये एक यूनिटरी मेथड हो गया, जो 9th 10th तक यही पढ़ा हुआ है हम लोग का। यूनिटरी मेथड में क्या हो गया कि मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज यू कंज्यूम 2 मैंगोज अ डे, मैंगोज के दिन आ भी गए, 2 मैंगो रोज खाते हो तुम, तो तुम्हारे पास 1000 मैंगोज हो या 1 लाख मैंगोज हो या 10 लाख मैंगोज हो, खाओगे तो तुम 2 मैंगोज ही पर डे ना, उतनी ही कैपेसिटी है तुम्हारी। तो सपोज 1000 मैंगोज तुम्हारे पास है, तो 10 डेज के बाद कितना होगा तुम्हारे पास बचेगा? इसके लिए मुझे लगता है कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। यूनिटरी मेथड मतलब जनरल माइंड से बता सकते हो कि 2 मैंगो एक दिन में खा रहे हो तो 10 दिन में 20 मैंगोज ओवर होगा। 1000 मैंगोज था तुम्हारे पास, तो बचेगा कितना, 1000 माइनस 20, 980 मैंगोज बच जाएंगे। तो क्या टी हाफ विद द टाइम चेंज होगा ना? जब 1000 मैंगोज था तो टी हाफ तुम्हारा था, उसका हाफ होने की टेंडेंसी, 500 होने में कितना टाइम लगता? 1000 से 500 आने में 250 डेज लगेगा। रोज 2 मैंगोज खाते गए तो 250 दिन में 500 मैंगोज खा गए, राइट? तो 250 इज योर टी हाफ, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड जिसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। अब मान लो कि टी हाफ जब 500 डेज हो, 500 मैंगोज बच गए, तो टी हाफ और चेंज हो जाएगा। अब टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ मतलब 500 से 250 आने में कितना टाइम लगेगा? तो 250 मैंगोज खाने में तुम्हें रेस्ट 125 डेज ही लगेंगे, तो टी हाफ भी हाफ हो जाएगा। तो जो टी हाफ है वो भी विद द टाइम डिक्रीज होगा। और मैंगोज कब ओवर होंगे, कंप्लीशन टाइम क्या कहलाएगा? तो तुम्हारे पास 1000 मैंगोज थे, रेट फिक्स है 2 मैंगोज पर डे, तो उसको जीरो होने में 500 डेज लगेंगे।
योर 500 डेज आर व्हाट, टी कंप्लीशन, जब ए बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें ये सब फॉर्मूला नहीं याद है जीरो ऑर्डर, तो सिर्फ यूनिटरी मेथड मान के सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ करके आ जाएगा आंसर। तो उसी को हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड वही था, v इक्वल टू u माइनस at, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, वेलोसिटी इनिशियल v नॉट माइनस a इंटू टी। डिसेलरेशन मालूम हो, कभी ना कभी ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके 0 होगी, v इक्वल टू v नॉट माइनस at। यहाँ भी ऐसे ही आएगा, a इक्वल टू a नॉट माइनस kt करके। देखो तो इंटीग्रेट करें, जैसे कि a गैस गिव्स आउट b गैस प्लस c गैस है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो a 0 0, a माइनस एक्स, ये x और x हो गया। किसी टाइम t पे तो रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी करोगे तो माइनस करने से क्या होगा, dx बाई डी टी हो जाएगा। b भी क्या होगा, dx बाई डी टी। c भी dx बाई डी टी, मतलब रेट को dx बाई डी टी लिख सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी, और ये सब हो जाएंगे dx बाई डी टी। तो कभी भी रेट को dx बाई डी टी लिख सकते हैं। नाउ dx बाई डी टी इक्वल टू रेट इक्वल टू क्या था, k, a का कंसंट्रेशन, उसका पावर तो 0 आ रहा है, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो गया ना। तो dx इक्वल टू k dt, ये t इक्वल टू 0 पे x 0 ले लो, और सर्टेन टाइम t पे ये वैल्यू dx मान लो x मोल ब्रेक हो गया, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू kt ना, मतलब कितना ब्रेक होता जाएगा kt के हिसाब से, यही होगा ना। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, at कितना होगा, a नॉट माइनस, at कितना था, a माइनस x था ना, a माइनस x इज a नॉट माइनस kt। ए किसी टाइम पे क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस kt, यही हुआ ना, वही बताया, v इक्वल टू वी नॉट माइनस kt। कब जाके वेलोसिटी 0 होगा, एट सर्टेन टाइम। तब इसका ग्राफ की बात करें हम लोग, जैसे पूछे रेट का ए के साथ क्या रिलेशन है, रेट मतलब dx बाई डी टी विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, रेट तो k ही है ना, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, k आ गया था। तो मतलब ये ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा पूछ देता है कौन सा कर्व इनवैलिड है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ए का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं रहता, रेट कांस्टेंट है। अब x और t का ग्राफ पूछा जाए कि x और t कैसे जाएगा, तो x इक्वल टू kt है, तो ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, यहां से जाएगा ना। अब a विद द t, a विद टाइम t कैसा होगा, इनिशियल क्या था, a नॉट था, यहाँ पे लिख सकते हैं कि a नॉट था, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होते होते कहीं ना कहीं 0 होगा। यहाँ पे a 0 हो गया, ये क्या कहलाएगा, t कंप्लीशन। t कंप्लीशन टाइम कितना होगा, at इक्वल टू a नॉट माइनस kt, कंप्लीशन मतलब ये 0 हो गया, a नॉट माइनस k, टी कंप्लीशन कितने टाइम के बाद 0 होगा, तो टी कंप्लीशन का वैल्यू जो होगा वो होता है a नॉट बाई के। तो ये ऊपर वाला टी कंप्लीशन था। क्लियर हुआ। नाउ वी गो फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद वो हाफ हो जाएगा। एट टी इक्वल टू टी हाफ, ए टी का वैल्यू जो होगा ए नॉट बाई 2 होगा। एट टी इक्वल टू 3/4 मतलब 75% कंप्लीशन, उस समय कितना होगा, ए टी का वैल्यू
75% तो कंप्लीट हो गया। T3/4 कंफ्यूजन तुम्हें ये आएगा, 3/4 मतलब रिमेनिंग की कंप्लीशन। तो T75%, थोड़ा सोच लो, तो 75% कंप्लीट हो जाना है, तो बचेगा कितना? ये वैल्यू होगा 1/4 बच जाएगा, मतलब A0/4 विल बी रिमेनिंग ना एट T=T7/8, मतलब 7/8 कंप्लीशन, तो बचेगा कितना? 1/8 ना। सो A0/8 इज रिमेनिंग। सो अभी हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे हम लोग, बट वो कुछ भी पूछता है कि 8T/3, 8T3/4 और T हाफ में क्या रिलेशन है। सो इफ वी गो फॉर हाफ लाइफ पीरियड at T=T हाफ, AT का वैल्यू कितना होगा? A0/2। तो ये कितना हो जाएगा? AT=A0 - KT। तो at T=T हाफ ये वैल्यू बच जाएगा A0/2, हाफ बच गया, और इधर कितना है? A0 - KT हाफ। सो T हाफ का जो वैल्यू बच गया वो हो गया A0/2 के। यही होगा ना? A0/2 के, मैंने बताया था कि 1000 मैंगोस तुम्हारे पास है, और K क्या है? रेट। रेट क्या है? 2 मैंगोस पर डे। तो कितने समय के बाद हाफ होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K का भी वैल्यू 2 ही था, 1000/4, 250 डेज ना। तो ये भी डायरेक्ट क्लियर है। तो सिंपली ये क्वेश्चन आ जाए तो यूनिटरी मेथड है, ये सब फॉर्मूला याद रचाना रहे, सब हो जाता है। टी हाफ विद द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे टी हाफ का क्या रिलेशन है दिख रहा है? टी हाफ इक्वल टू A/2 के, मतलब Y=mx ना। टी हाफ को Y मान लो, A या A0 उसको x मान लो, तो m क्या होगा? 1/2 के। इसका रिलेशन क्या होगा? ये होगा tan थीटा का वैल्यू 1/2 के, Y=mx। कहीं कहीं ये क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, जैसे हाँ, ये कैसे पहचानोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? यूनिट से। तो के का यूनिट क्या था? वो कंसंट्रेशन रेज़ टू 1 - n/टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूनिट ऑफ के, कंसंट्रेशन रेज़ टू 1 - n/टाइम। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, एन का वैल्यू 0, प्रीवियस लेक्चर में किया था। मोल पर लीटर 1 - 0, मतलब मोल पर लीटर ही बच गया पर यूनिट टाइम। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? ओके। सो gaseous reaction takes place नेक्स्ट। गैसियस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स को यूज करो देन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा? इसमें वॉल्यूम का टर्म तो चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन इंक्लूड्स व्हाट? वॉल्यूम टर्म ना। सो इट मे चेंज। तो कभी भी तुम चाहो तो सारे इक्वेशन को सिर्फ मोल से कर लो। सॉल्यूशन तो ठीक है, मोल पर लीटर, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स रहेगा लीटर, बट गैसियस रिएक्शन को केवल मोल के टर्म में रखना सही होगा। ओके। सो कंप्लीशन टाइम और टी हाफ में क्या रिलेशन बन गया? टी कंप्लीशन इक्वल टू कितना आ गया था? A0/2 के, यही था ना? सॉरी, A0/K, और टी हाफ जो था A0/2।
ये कौन है? Send me the password for 613. Wait. So just find a relation between T completion and T half. हाँ बताओ. So T completion will be 2 times T half. यही होगा ना? ये क्लियर हो गया? T completion is equal to 2 into T half. मतलब बात करें ग्राफ क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अदिति. ओके. मीटिंग अनलॉक है, बोल दो ज्वाइन करने को. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द टाइम. क्या होगा? प्रोडक्ट के साथ टाइम का रिलेशन. विद द टाइम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज और कहीं ना कहीं जाकर कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? रिएक्टेंट ही ओवर हो गया, फिर तो प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलेगा ना. ये क्लियर? अब ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ ई. मान लो 1.8 था, ये 1.5, 1.2. टाइम देखो. श्रीहरि, वो भी अपना स्टूडेंट है. ओके. हाँ, तो टाइम जो हो गया तो ये जीरो पे था. जीरो कहाँ लिखी? ये जीरो टाइम पे, ये 4 पे, ये 8. दो और आ गए वेटिंग रूम. 8. हाँ, तो ये 0.4. ये क्या था? 1.2.
तो ये कितने पे जा रहा है यहाँ पे देखो, इसको 8 लिख रहे हैं, 8 सेकंड पे। तो कितने लोग बाहर थे, अभी आना स्टार्ट हुए, हैकर्स भी आ गए? नहीं, मोबिन तो अपना स्टूडेंट था। हाँ ये बताओ, एक कांस्टेंट रेट से जा रहा है ना, पहले 4 सेकंड में कितने का लॉस हुआ? 3 मोलार, मान लो टाइम इन सेकंड है या मिनट है, 3 मोलार पर मिनट का लॉस हो रहा है। 1 मिनट में 3 मोल डिक्रीज हो, 0.3 मोल डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ, तो 1 मिनट में 0.3 मोल डिक्रीज हुआ तो 1.8 से 1.5 पे आ गया। अगले मिनट में 1.5 से 1.2 आ गया। तो कितने समय के बाद ये ओवर हो जाएगा? वो पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी कंप्लीशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जीरो ही है ना, रेट कांस्टेंट है, हर 4 मिनट पे 0.3 जा रहा है। कितना मिनट होगा कंप्लीशन टाइम? नहीं नहीं, नीचे वाला मिनट ही है, 4 मिनट में 1.5 पे आ गया, 8वें मिनट में 1.2 पे आ गया। हाँ 24 मिनट, 24 मिनट ही होगा ना। हर 0.3 ओवर होने पे 4 लग रहा है, तो 1.8 जाने में कितना होगा? के क्या है? हाँ 24 मिनट। के कितना कहलाएगा? रेट वाज के ना, ए का पावर 0 मतलब रेट के था। तो रेट क्या होगा? 0.3/4 ना। हाँ, मोल पर लीटर पर मिनट, यही रहा ना रेट। क्लियर हो गया कैसे करना है ये? तो मुझे ये रिलेशन बता दो एक, T3/4 is how many times T half? टू टाइम्स, 0.5 टाइम्स, ये सब आंसर है। ओके, सो हम 0.5, ओके, 2/3, 0.5, 2 टाइम्स। कोई आंसर करेक्ट नहीं है। यस, अपन का केवल करेक्ट है। यस, श्रेयरी ऑल्सो, सार्थक ऑल्सो। 3 आंसर है। नो, नॉट 0.67। 3 ही आंसर है करेक्ट, बाकी सबका रॉन्ग हो रहा है। दर्शन रॉन्ग है वो। हाँ, विपुल का भी सही है। ये रेट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट से। जैसे तुम रोज 2 पेज पढ़ रहे हो एक बुक का, तो तुम्हें एक बुक खत्म करने में, आधा बुक खत्म करने में 25 दिन लग गए या 20 दिन लग गए, 20 डेज में हाफ बुक खत्म कर गए। तो 75% बुक खत्म करने में कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? लोकेश का भी सही है।
20 डेज में तुम हाफ बुक पढ़ जा रहे हो, तो कोई बोलेगा 75% पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोलो 10 डेज ही लगेगा, ये कुछ और बोल रहे हो, कैसे होगा सोचो। जनरल है ना, रेट इज इक्वल टू के, यूनिटरी मेथड। अब बताओ सब। हम्म, 1.5 टाइम्स। 20 डेज में तुम्हारा हाफ कंप्लीट कर रहे हो, हाँ, तो 30 डेज में 75% कंप्लीट हुआ। तो 75% और हाफ में क्या रिलेशन है, 30/20, 1.5 टाइम्स का ना। इक्वेशन से लिखते तो भी आ जाता। एट T3/4 तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो उस समय AT का जो वैल्यू होगा A0/4 होगा। ये कितना हो जाएगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT था, तो ये बचेगा A0/4 इक्वल टू A0 माइनस के T3/4। तो T3/4 इक्वल टू 3 A0/4 के। वरद जोशी, परवेज गौरी अभी आ रहे हैं सर, चलो ले लेता हूँ, ठीक है। रेट लॉ में प्रोडक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करता, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो डिपेंड करेगा। रेट लॉ रिएक्टेंट पे डिपेंड है, जब रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही रिएक्ट करेंगे ना। कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट क्या हो रहा है, हाँ, बैकवर्ड आना रहता तो प्रोडक्ट पे भी आ सकता था, जैसे CH3Cl प्लस OH माइनस। तो यही दोनों को डबल ट्रिपल करोगे तो रेट डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि यही दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आ सकता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्टेंट भी बनेगा, तो रेट को स्लो करता है वो। तो रेट लॉ में क्या होगा, केवल रिएक्टेंट्स ही होंगे ना, CH3Cl और OH माइनस, यही दो को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट CH3OH आएगा। बट CH3OH तुम कितना भी बढ़ा लो प्रोडक्ट, रेट पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बैकवर्ड आएगा ही नहीं। इसलिए रेट लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो ये टी हाफ से क्या रिलेशन हो गया इसका, टी हाफ का वैल्यू कितना हो गया, A0/2K। ये दोनों को डिवाइड कर दो, 3/4, रुको सब सही था ना, AT A0/4, हाँ, तो कितना बच जाएगा, T3/4/T हाफ, 3/4 इंटू ये 2 ना, 3/2। उसी तरह से कोई और रिलेशन पूछ सकता है, T7/8 एंड T3/4 रिलेशन क्या है, सॉल्व हो जाएगा सेम वे में। कितना होगा, कर ही दो, 2 मिनट का काम। 7/6, 21/2, 21/2 दर्शन का भी ओके। 7/6 भी बहुत सारा है, 7/6, 7/6, 10.5 भी, तो दो ही आंसर दिख रहा है, या तो 7.7/6 या 10.5, 10.5 राइट।
काइनेटिक्स ये यही सब क्वेश्चन है। ओके, तो ये कितना बच जाएगा, ए नॉट बाई 8 बचेगा है ना, विल बी ए नॉट माइनस के T7/8, तो T7/8 इक्वल टू 7 ए नॉट बाई 8 के। और T3/4 बच गया था 3 ए नॉट बाई 4 के, दोनों डिवाइड कर दो, तो T7/8 विल भी कितना टाइम होगा, ये 7/8 इंटू 4/3, T3/4, 7/6 टाइम, मोस्टली सही था सब। ओके, सो ये सब रिलेशन जब भी जीरो ऑर्डर आएगा आराम से हो जाएगा। इक्वेशन तो मालूम चल ही चुका है, T हाफ T कंप्लीशन। नाउ वी गो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी के सिलेबस में केवल जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है, बट सिंस वो लोग लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो उसमें सेकंड थर्ड सब कवर हो गए, तो वो सब हम लोग कवर करते हैं। बट जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं जीरो या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो जल्दी नहीं पूछते। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए। तो जितने मॉलिक्यूलर इक्वेशन देखेंगे सब याद कर लेना, H2O2 का डिकम्पोजिशन, SO2Cl2 जो ब्रेक होगा, N2O5 जो ब्रेक होगा, वो सब क्या है, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सब नोट्स में दिया हुआ है। SO2Cl2 गिव्स आउट SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, N2O5 गैस। भले ये 2 जानबूझ के दे देता है कि तुम सेकंड ऑर्डर मान लो, बट वो सेकंड ऑर्डर होगा क्या, 2 से कोई मतलब नहीं है इससे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो N2O5 को डबल किया गया तो रेट डबल होता है, मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होता है, 2 से मतलब नहीं रहता, राइट। जैसे कि A गैस गिव्स आउट B गैस प्लस C गैस, तो T इक्वल टू 0 पे मान लो ये हो गया A, ये 0 0, T इक्वल टू T पर क्या होगा, ये A माइनस एक्स, ये X और X। ROR की बात करें हम लोग, तो वो होगा माइनस DA/dt इक्वल टू DB/dt इक्वल टू DC/dt, तो कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू dx/dt। अब रेट क्या था हम लोग का, k इंटू ए रेस टू n, और यहाँ पे हो गया रेट हो गया dx/dt इक्वल टू k a माइनस एक्स ले लो, ये पावर हो गया 1। तो यही इक्वेशन पड़ गया ना। तो कई बार तुमसे रेट पूछता है कि इस समय रेट क्या होगा, तो रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो रेट पूछेगा तो k इंटू ए, तुम बस ए का कंसंट्रेशन बता दो कि उस समय कितना है, तो रेट बता सकते हो। ए 5 मोलर है तो k इंटू 5, बस यही करना होगा ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कई बार रेट पूछेगा तो ये इक्वेशन सही से याद आना चाहिए, रेट कांस्टेंट निकालो, a माइनस एक्स लो, मल्टीप्लाई कर दो, और ये इक्वेशन सही हो गया तो पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री यही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा हूं तो सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला पर हो जाएंगे, राइट। मतलब अभी भी चाहो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर सकते हो पूरा। रेडियो एक्टिविटी तो करेंगे, वो तो बाद में आएगा। इस पे जाते हैं, के माइनस एक्स। नेक्स्ट, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो dx/dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, तो dx/a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट कर दो, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 था, टाइम t इक्वल टू t पे x का वैल्यू x पे आ गया, तो dx/a ये क्या होगा, ln
a माइनस एक्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करो, ln a माइनस एक्स माइनस ln a, मतलब ln a माइनस एक्स बाई a, और ये हो गया k t, यही होगा ना। तो t का जो वैल्यू आ गया आपने लिया वो हो गया 1/k ln a माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम t बाई a नॉट। माइनस आ जाता ना वहां पे, dx बाई a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln a होगा ना। हाँ तो यहाँ पे साइन करना होगा, राइट, यहाँ पे साइन चेंज होगा ना, इंटीग्रेशन कहाँ पे है। हाँ ये यहाँ पे एक माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा, ln a बाई a माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो ln यहाँ पर इस काम को बैक ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, जो t का वैल्यू हो गया 1/k ln a बाई a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन हो गया, किसी भी टाइम पे तुम बता सकते हो कितना होगा। और इसका एक और फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2.303 बाई के, तब ये लॉग में आ जाएगा, लॉग a बाई a माइनस एक्स, तो ये आ गया t। इसका एक और फॉर्म आ जाएगा ln a माइनस एक्स बाई a इक्वल टू माइनस के टी था, तो a माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा a ई रेस टू माइनस के टी, ये हुआ ना, मतलब ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें यही इक्वेशन यूज किया था ना, वहाँ Q इक्वल टू Q नॉट ई रेस टू माइनस आर सी बाई टी, ऐसा कुछ इक्वेशन आया होगा। यहाँ क्या ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, सेम इक्वेशन है ना, तो इसके बारे में अच्छे से समझते हो तुम। कैपेसिटर हो गया तो नहीं हुआ तो वहां भी होगा, अच्छा कैपेसिटर नहीं हुआ तो यहाँ वहां भी सेम इक्वेशन जाएगा, यहाँ भी उस इक्वेशन का एनालिसिस से आएगा फिर। हाँ तो अब बताओ हम लोग के लिए क्या होगा, हम लोग केमिस्ट्री में मेनली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला टी वाला। हाँ एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो गया ना कि रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दिस, ये। तो जो हम लोग जीरो ऑर्डर की बात करते हैं वो सब मोह माया, वो सब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कांस्टेंट रेट। हर चीज एक्सपोनेंशियल बोलता है, बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रेड क्या है, जैसे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट क्या होगा, जितनी इंडस्ट्री बैठेगी उससे ज्यादा रेट से, उसी के रेट से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। एक इंडस्ट्री डाला तो उसको, उसके लिए 4 सब्सिडरी लगेंगे, इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 4 और आएंगे, यही ग्रोथ एक्सपोनेंशियल कहलाता है। dx by dt इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दैट, उसका ग्रोथ क्या दिखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा ना। या बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे कोरोना वायरस है तो इसका भी क्या हो गया, यही दिखेगा ना, dx by dt इक्वल टू k इनटू a माइनस एक्स। जितने लोग इन्फेक्ट होंगे उससे आगे बढ़ते जाएगा वो चेन। तो ये, और पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो किसी भी तरह का ग्रोथ, ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सब ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब कितने समय के बाद, जैसे t इक्वल टू 1/k ln a बाई माइनस a माइनस एक्स है, तो रेट तो पहले तो फिक्स नहीं है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, रेट लगातार इंक्रीज होगा। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो पॉजिटिव ग्रोथ है, और रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा तो रेट भी स्लो होगा। तो ये a माइनस एक्स जितना जीरो की अटेंड करेगा रेट भी उतना ही स्लो होते जाएगा। तो दिस रिएक्शन नेवर रीचेस टू द कंप्लीशन, कभी ओवर होता ही नहीं, लगातार रेट भी उतना ही स्लो होते जाएगा। जैसे तुम टी कंप्लीशन निकालने की कोशिश करो, कितने समय के बाद कंप्लीट हो जाएगा,
टी कंप्लीशन मतलब एक्स का वैल्यू बिल्कुल ए हो जाए, ए गायब हो जाए, तो इसको एक्स का वैल्यू ए पुट कर दो, तो ए बाई जीरो क्या होगा, वो इन्फिनिटी हो गया ना, तो इनफाइनाइट टाइम पे जाकर कंप्लीट होगा वो। इसीलिए कई रिएक्शन को जब मैंने स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट सेशन कि टी कंप्लीशन से मेजर नहीं करते हैं, टी कंप्लीशन का कई का इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका टी हाफ मेजर करते हैं कि 50% पहुंचने में किसको कितना टाइम लग रहा है। किसी को 5 डेज लगा, किसी को 3 डेज लगा, मतलब 3 डेज वाला फास्ट है, 5 डेज वाला थोड़ा स्लो है, 1000 डेज वाला और स्लो है, ऐसे। तो टी हाफ की बात करें, एट टी इक्वल टू टी हाफ क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू ए बाई टू ना, हाफ लाइफ पीरियड मतलब एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए बाई टू, ए बाई टू कर दोगे तो क्या होगा, ए बाई ए माइनस ए बाई टू, यही होगा ना, तब क्या होगा, एक्स का वैल्यू हम लोग कर रहे थे, एक्स का वैल्यू ए बाई टू कर दोगे तो ए बाई टू, तो ये कितना होगा लॉग टू ना, लॉग टू का वैल्यू कितना होता है 0.301, तो 2.303 इंटू 0.301, तो ये 0.693 आएगा, 0.693 बाई के, मतलब टी हाफ फिक्स है, एक सर्टेन टी हाफ के बाद रिएक्शन हाफ हो जाएगा, तो टी हाफ निकालते हैं क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लो, ये फॉर्मूला याद करना है, ये दो या फिर ये फॉर्म, तीनों याद करना है, ये फॉर्म तीनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ये कर पूछा जाए तो हम लोग का क्या आया था, एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू एल एन ए माइनस के टी, यही आया था ना। तो ग्राफ सब पूछते रहता है कि एल एन ए माइनस एक्स और टाइम का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो मालूम ही चल रहे आएंगे, तो कौन सा आएगा, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, m क्या है, इसको लिख सकते हैं स्लोप, t हो गया x, एल एन ए हो गया c, और ये है y, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो किसी फिक्स से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, और ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्या कभी जीरो होगा क्या, ये टच करेगा क्या, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, ऐसा है क्या, एल एन ए माइनस एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एल एन ए माइनस एक्स, तो लॉग एक्स जीरो कब होता है, लॉग वन इज जीरो ना, हाँ, तो कर्व कहाँ गया मेरा, यहाँ पे, ओके, तो लॉग वन जीरो होगा, तो ये ग्राफ नीचे भी जा सकता है, लॉग 0.8 भी तो आ सकता है, 0.7 0.6, तो लॉग का ग्राफ ऑल क्वाड्रेंट में जाता है, यही होगा ना, तो ये नहीं कि ये टी कंप्लीशन था, वो तो सिर्फ ये था कि लॉग वन पे कब बच गया, कंसेंट्रेशन जो भी है वन कब आ गया, एंड स्लोप क्या हो गया निगेटिव, और ये जो होगा यहाँ पे tan थीटा की बात करें हम लोग तो होगा माइनस के, क्लियर हो गया, ओके। नाउ इफ वी टेक द ग्राफ ऑफ ए टी विद द टी, ये कैसा कर्व, एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल मतलब किसी पॉइंट पे कितना था, ए नॉट पे था, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऐसे डिक्रीज होता गया, दिस विल नेवर रीच टू जीरो, ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, ऐसे होगा ना, पैरेलल होते जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो जीरो तो होगा, किसका, एल एन ए माइनस एक्स, एल एन ए माइनस एक्स जीरो होगा ना, ए माइनस एक्स का वैल्यू वन हो जाए, तो एल एन वन कितना होता, वो टी कंप्लीशन नहीं है, जस्ट क्रॉस करेगा उसको,
ओके, सो अभी हम लोग बात करें यहाँ पे। हाँ, तो टी कंप्लीशन कितना आएगा अपना? इन्फिनिटी। थियोरेटिकली उतना टाइम किसके पास है? थियोरेटिकली इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू द कंप्लीशन, फॉर द कंप्लीशन। तो के का हम लोग का जो फॉर्मूला आ गया था वो क्या था? 1/t ln a नॉट बाई ए टी। यही है ना के का वैल्यू? अब लॉग ए नॉट बाई ए टी की बात करें हम लोग, और इसको ऐसे रखें विद द टाइम टी, वो क्या होगा? लॉग बेस सी की बात कर रहे हैं हम, या 10 ले लो, ठीक है। हाँ, लॉग लिख दिया तो 10 ले लो, लॉग 10। हाँ, तो इधर से जाएगा ना tan थीटा का वैल्यू के टी बाई 2.303, मतलब के बाई 2.303 ना। क्यों यहाँ पे कितना आ गया था? ये लॉग ए नॉट बाई ए टी विल बी 2.303, नहीं के बाई 2.303 इंटू टी, यही रहेगा ना। तो ये है हम लोग का एक्स एक्सेस, और इधर वाला पार्ट है ये वाई एक्सेस, ये हो गया स्लोप। सिंपल क्वेश्चन कर वाले आ सकते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस पे आ जाएगा। ओके, सो मान लो किसी टाइम पीरियड पे T1 पे हम लोग का जो वैल्यू हो गया 1/k ln ए नॉट बाई A1 पे आ गया वो, और किसी टाइम 2 पे ये 1/k ln ए नॉट बाई कंसंट्रेशन A2 पे आ गया, A2। तो T2 माइनस T1 कितना होगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचेगा 1/k ln A1 बाई A2। देख लो सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा ना। T2 माइनस T1, 1/k कॉमन हो गया, इधर ln ए नॉट माइनस A1 और माइनस कर दो तो डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो जो टाइम इंटरवल तुम्हें चाहिए बीच में, उसके लिए क्या करना होगा? जैसे 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक जाना है, तो ओवरऑल तुम टाइम कितना लिखोगे? 2 मिनट ही बचा है तुम्हारे पास टाइम, तो वो जो टी हो गया 2 मिनट हो गया। हाँ, अब मान लो कि कोई जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 3 मिनट पे उसका कंसंट्रेशन 5 मोलर था, अब 5 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया। तो 3 मिनट को जीरो टाइम मान लो, और जाना कहाँ है? 5 मिनट तक। तो 3 से 5 डिफरेंस कितना है? 2 मिनट। तो ये वैल्यू 2 ही रहेगा, 1/k ln। और जो ये 3 मिनट पे स्टार्टिंग में था वो ए नॉट बन गया, और जो 5 मिनट पे था वो ए टी बन गया। तो फॉर्मूला तो वही है ना, टी इक्वल टू 1/k ln ए नॉट माइनस ए टी। मतलब किसी भी टाइम इंटरवल को तुम ए नॉट लेके चल सकते हो। जैसे रिएक्शन 60% कंप्लीट हो चुका है, तो 80% कंप्लीशन में क्या टाइम लगेगा? तो ये जो 60% पे जो कंसंट्रेशन उसे ए नॉट मान लो, और 80% वालों को 80, और जो टाइम हो गया ये क्या हो गया? 60 से 80 के बीच वाला, जाने में कितना टाइम लगेगा? तो किसी भी टाइम पे तुम ए नॉट ले सकते हो, उसके बाद वाले को 80 ले सकते हो, और ये उसके बीच का गैप आएगा। इक्वेशन से क्लियर है ना कैसा आ रहा है? ओके, सो हम लोग बात करते हैं इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू कितना होगा? x/a। ए में x ब्रेक हुआ, तो 1 में कितना ब्रेक हो गया? उसे अल्फा बोलते थे हम लोग, x/a। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज किया, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? x/a इंटू 100 ना। यहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम में किया हुआ था। अल्फा मतलब 1 के रेस्पेक्ट में कितना ब्रेक हुआ, a के रेस्पेक्ट में x ब्रेक हुआ, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? x/a। तो k का वैल्यू कितना होगा? 1/t ln a/a माइनस x है, a/a माइनस x पूरा लिख दें, फिर 1/t ln
एक्स को ए अल्फा लिख सकते हो, है ना, ए बाई ए माइनस ए अल्फा। ए अल्फा तो कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 1/t ln 1/1 माइनस अल्फा, यही बचा ना। तो जो k का वैल्यू बच गया हम लोग का, जो k आ गया वो हो जाएगा 1/t ln 1/1 माइनस अल्फा। ओके, सो a माइनस एक्स इक्वल टू ए रेस टू माइनस के टी था, तो a माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, और x को ए अल्फा ले लो, तो ये कितना बच गया 1 माइनस अल्फा ना, a माइनस ए अल्फा बाई ए इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी। सो अल्फा का वैल्यू आ गया 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी। सो परसेंटेज ऑफ अल्फा 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी इंटू 100। तो इस पे कभी कभार कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आ जाता है ये कि अल्फा कैलकुलेट करो, तो अल्फा 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी, ये फॉर्मूला से याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तभी ये फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा, बहुत अनकॉमन है, जल्दी नहीं आता। क्लियर हुआ? हाँ, बट इसका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत सही है कि किसी भी फ्रैक्शनल कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल कन्वर्सन अल्फा 10% होने के लिए के फिक्स है, देखो टाइम फिक्स है, t इक्वल टू 1/k ln ए, इतना कर सकते थे ना 1 माइनस अल्फा, ईच 10% के लिए उतना ही टाइम लगेगा। कंसंट्रेशन कहाँ पे कितना था वो मैटर ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा। ईच 20% कंप्लीशन के लिए सेम टाइम लगेगा, ईच 30% कंप्लीशन के लिए सेम टाइम लगेगा, ईच 50% के लिए सेम टाइम लगेगा। क्लियर हुआ ना? जीरो ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है ये? हाँ, तो हर 20%, हर 10%, हर 50%, हर 70% के लिए सेम टाइम लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसका जो यूज हो गया वो है एनी fractional conversion of reactants into product does not depend on initial concentration। initial concentration से कोई मतलब ही नहीं है of reactant। any fractional conversion of reactants into product does not depend upon the initial concentration of the reactant। मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? अल्फा, ए से कोई मतलब नहीं है ए क्या था, टाइम उतना ही लगेगा। इसका यूज देखे क्या मतलब, जैसे t इक्वल टू 1/4, x का वैल्यू क्या होगा a/4, जितना भी था 1/4 बचेगा, तो t 1/4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/k ln 1 माइनस अल्फा, तो 1/k ln ये 1 माइनस 1/4 कंप्लीशन, तो ये बच जाएगा 1/k ln 4/3। तब ये इनिशियल कंसंट्रेशन कहां पर आया, कितना कंसंट्रेशन था, उसका मतलब ही नहीं है, ये एक फिक्स क्वांटिटी है। उसी तरह हाफ लाइफ पीरियड की बात करें हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ, तो एट टी इक्वल टू टी हाफ क्या हो जाएगा, x will be equal to a/2, so t half will be ln 2/k, मतलब 0.693/k। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक था t इक्वल टू 0.1, t क्या था ये 1/k ln a/a माइनस x, और दूसरा ये दो फॉर्मूले पे ही अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
मैक्सिमम ये दो फॉर्मूला से हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस एक्स, यही है ना। पहले ये इक्वेशन आया, अब x का वैल्यू a बाई टू पुट कर दो। कब होगा? t इक्वल टू टी यहाँ पे, तो a बाई टू पुट करोगे तो ये a बाई टू बच गया, ln टू बच गया, ln टू बाई के, ln टू का वैल्यू कितना होता? 2.303 log 2, तो वो 0.693 बाई के आया। तो t हाफ देखो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, मतलब हर समय आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा। मान लो एक रिएक्टेंट है, अगले दिन हाफ हो जा रहा है, एक रूम रिएक्टेंट से भरा हुआ है, तो टी हाफ मान लो कि 1 आ रहा है, 1 डे। अगले दिन तुम जाओगे तो आधा रिएक्टेंट गायब हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका रहेगा और हाफ ही रिएक्टेंट बचेगा। फिर उसके अगले दिन आओगे, सिंस टी हाफ कितना है, हम लोग मान के चल रहे हैं 1 डे, एक दिन के बाद आधा हो जाएगा, तो हाफ जो होगा अगले दिन वो हाफ बच जाएगा, और उसके अगले दिन कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ उसका भी हाफ। रिमेनिंग कितना था? हाफ था, तो उसका भी हाफ 1/4 बचेगा। फिर एक दिन के बाद और आओगे तो 1/4 का भी हाफ बचेगा, 1/8। मतलब कंप्लीशन कितना हो गया? 7/8 कंप्लीट हो गया, बट बचा कितना? हाफ, 1/8 बचा। 1/8 बचा हुआ, उसके अगले दिन आओगे तो क्या बचेगा? उसका भी हाफ हो जाएगा, 1/16। मतलब 15/16 कंप्लीट हो गया। और उसके अगले दिन आए तो 1/16 का भी हाफ बचेगा, मतलब दैट इज 1/32, 31/32 कंप्लीट हो गया। उसके अगले दिन आओगे तो 1/64 बचेगा, देन 1/128, देन 1/256, देन 1/512, ईच डे कम होता जाएगा, देन 1/1024, बचते जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 1/2096, इसी तरह से सीरीज चलते रहेगा, बट कभी कंप्लीट नहीं होगा। कभी कंप्लीट होगा क्या? जस्ट उसका हाफ 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 करते जाओ, तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना। तो ये है कि हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर इतना रहेगा, मतलब इसको एक टी हाफ विद द कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या बच जाएगा? मैक्सिमम नंबर हो चुका है, ओके। इसकी बात करें हम लोग, एक हो गया ये टी हाफ विद द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितना भी रखो, टी हाफ पे डिपेंड है क्या? नहीं, टी हाफ फिक्स है उसका। वहां रेट कांस्टेंट था, वहां क्या था? टी हाफ और ए का कर्व याद करो, मैंगोस कंसेप्ट, एक दिन में एक मैंगो खा रहे हो तो टी हाफ कम होते जाएगा ना, पहले 500 डेज में हाफ होगा, फिर 250 डेज में, फिर 125 डेज में। तो वहां इक्वेशन ओरिजिन से पास करते हुए गया था, यहाँ इधर जाएगा। वही सब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तीनों का टी हाफ विद द ए विद द टी, सबका मतलब टोटल 9-10 कर्व है, वो याद करना पड़ेगा। 12-15 कर्व होगा। टी हाफ और ए, इतना यही रिलेशन हो गया ना, बिकॉज टी हाफ कितना आया था हम लोग का? 0.693 बाई के। सो एट टी इक्वल टू T3/4 कितना होगा? पहले तो तुम लोग ट्राई कर लो, T3/4 इज हाउ मेनी टाइम्स टी हाफ। ये जेई मेंस में आया हुआ कई बार का क्वेश्चन, तुम लोग का भी मेंस होगा तो पूछेंगे ये। 75% कंप्लीशन और 50% कंप्लीशन का रेशियो क्या है? बार बार पूछते रहते हो। हाँ, तो यूनिटरी मेथड नहीं, वो जीरो ऑर्डर नहीं है, 1.5 टाइम नहीं होगा। वेदांत वगैरह का सही है 2। हाँ 2 होगा। करेक्ट। तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बार बार आते रहते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लो। T3/4,
T3/4 will be 1/k ln a/a minus x। ये कितना लिखोगे, x का वैल्यू 1/k ln, ये जो हो गया x का वैल्यू हो गया 3/4 कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना, a-4 इज रिमेनिंग। नहीं, ये 3/4 कंप्लीट हो गया था, 3a0/4 कंप्लीटेड हो गया, तो बचेगा क्या, ln a-a/4। ये बच गया ln 4/a, 2 ln 2/a, तो ये हो गया 2t½ हाँ, 2t½ बचा ना। सोचो कि एक दिन में, मैंने बोला कि t½ मान लो वन डे का है, तो तुम एक दिन के बाद आ रहे हो तो हाफ बचेगा, उसके अगले दिन आओगे 2 दिन के बाद तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया, तो t3/4 इज 2 days, तो t½ इज 1 डे। यही रिलेशन है ना। और यही रिलेशन पूछ देता तुमसे t7/8 विद द t½ का क्या रिलेशन है। ऋषभ, यस 3 होगा। हाँ, 7/8 कंप्लीशन था, बचेगा कितना, 1/8 ना। तो 1/8 में कितना t½ होगा, एक t½ के बाद हाफ बच गया, उसके अगले t½ के बाद 1/4 बच गया, उसके अगले t½ के बाद 1/8 बच गया, मतलब 3t½ है ना, तो ये जो होगा वैल्यू 3t½ होगा। तो इसी पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, बहुत सारे आते हैं भी इस पे क्वेश्चन, सिंपल भी है, बहुत आते रहते हैं। तुम चाहो तो t7/8 फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर दो, 7/8 15/6, तो ये सब के लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1/k ln a/a minus x, ln a minus x कंप्लीट कितना हो गया, 7a/8 ना। हाँ, तो ये बच जाएगा कितना, ln 8/k, मतलब 3 ln 2/k, मतलब 3t½ हाँ, तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो ये लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 1/2 लाइफ, कितना बच गया, a/2 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 2/2 लाइफ, कितना हो जाएगा, a/4 आफ्टर 3/2 लाइफ, कितना बच जाएगा, a/8 बचेगा, आफ्टर 4/2 लाइफ कितना बच जाएगा, वो इसका भी हाफ, a/16 बच जाएगा, यही होगा ना। तो आफ्टर 5t½ a/32 6t½ a/64, तो आफ्टर n t½ कितना लिखें, n t½ a/2n ना। So concentration of A after n t½ will be 2n। n का वैल्यू 1 पुट करो, 1t½ a/2, 2t½ n का वैल्यू 2 हो गया, a/4 बच जाएगा, 3t½ a/8 बच जाएगा, 4t½ a/16 बचेगा। यही बताया था ना, एक t½ के बाद t½ फिक्स है, एक t½ के बाद जितना था हाफ पे आ गया, अगले t½ के बाद उसका भी हाफ हो गया, a/4 बच गया, अगले t½ के बाद उसका भी हाफ हो गया, a/8 बचा, उसके बाद a/16 बचा, देन a/32 बचा। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो ना, a⁻²/n। सो इसका ये रिलेशन बता दो, t31/32 इज हाउ मेनी टाइम्स t7/8। 5/3, ओके।
हाँ, तो इसका जो आंसर होगा ये 5 होगा। ये कितने के बाद बच गया? ये इसको जाने में इतना 5t½ लग जाएगा, और t7/8 के लिए कितना बच गया? 3t½। ये रेशियो कितना जब बच जाएगा? 5/3। यही होगा ना? ओके, t75% और t25% क्या रिलेशन होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर के लिए बताओ पहले। जीरो ऑर्डर के लिए 1.5, 25% कंप्लीशन और 75% कंप्लीशन। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए 3 होगा। सोचो 25% बुक पढ़ने में तुम्हें 1 दिन लगा, तो 75% पढ़ने में 3 डेज लगेगा ना। करेक्ट। क्यों? वो यूनिटरी मेथड है, नहीं तो इक्वेशन पे लिख के देख लो। तो जीरो ऑर्डर क्लियर है तुम लोग को कि 3 हो जाएगा, राइट? फर्स्ट ऑर्डर तभी डायरेक्ट नहीं बता सकते, तुम्हें इक्वेशन यूज करना होगा। कई लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। 1/k ln, ये कितना लिखना होगा? a - x कितना हो गया? 3a/4 ना, कंप्लीशन। और एक होगा, हाँ करेक्ट है, 1/k ln a/a - a/4 कंप्लीशन। ये हो गया ना, दोनों का रेशियो ले लो। कितना बच जाएगा ये? ऊपर में बच गया ln 4 बच गया, और ये बच गया तुम्हारा ln 4 - ln 3, यही आया ना? ln 4 मतलब log 4 ले लो, 2.4, 2.303 कैंसिल कर दो। log 4 2 log 2 कितना होता है? 2 log 0.60 है ना, 0.6 बाई 0.6 माइनस 0.48 ले लो, 5 टाइम्स। क्यों ऐसा हुआ? 25% से 75% जाने में 5 टाइम्स पड़ जा रहा है, जबकि वहां 3 टाइम्स पड़ा था। रेट लगातार स्लो होते जाता है, इसलिए टाइम ज्यादा चाहिए। कि किसी भी टाइम का तुम बता सकते हो इससे। जैसे ये क्वेश्चन दे दे, टी 99.99% इज हाउ मेनी टाइम्स टी 99%, ये करके बताओ। टू। ओके, और कोई आंसर कि वही है, टू है, देख लो। ये सब क्वेश्चन हो गए, ये सब नोट्स में नहीं होंगे क्वेश्चंस। तो टी 99.99% क्या होगा? 1/k ln a को तुम 100 मान लो, ठीक है। 100 माइनस कंप्लीशन कितना हो गया? 99.99। और टी 99% मतलब 1/k ln, यहाँ 100 मान लो तो 99% कंप्लीट हो गया, ये रेशियो। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है? 1 से मान लो x आवर के बाद 0.9 बचता है, तो अगले x आवर के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 0.9/2 नो, 0.45 नहीं होगा। 0.9 से ज्यादा नहीं, कम ही होगा, 0.99 नहीं होगा।
0.8 भी नहीं होगा। 0.81, यस, रेशियन का सही है। हाँ, अनुराग ऑल्सो 0.81। हाँ, ईच 10% के लिए सेम टाइम लगेगा। तो पहले 10% के लिए 1 आवर लगा, तो अगले 1 आवर में 10% ही कंप्लीट होगा। तो 0.10 का 10% कितना है? 0 मतलब 90% आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे? 0.81 आएगा। मतलब इसको 100 लिखता है तो बेटर था लिखना। 100 से 1 आवर के बाद 90 पे आ गया, तो अगले 1 आवर के बाद क्या होगा? इसका 10%, मतलब 9 कंप्लीट होगा, 81 बचेगा। अगले 1 आवर के बाद इसका 10% जाएगा। 81 का 10% 8.1 है, तो बचेगा कितना? 81 माइनस 8.1, ऐसे होगा ना। और वही तुम्हारा जीरो ऑर्डर रहता तो जीरो ऑर्डर क्या चेंज होता है? 1 आवर के बाद मान लो 90 आ गया, तो अगले 1 आवर के बाद क्या बच जाता? हाँ, अभी ठीक है, सबका करेक्ट आ रहा है। हाँ, रेट कांस्टेंट है, तो जिस रेट से जा रहा है 1 घंटे में 10% खत्म हुआ, तो अगले 1 घंटे में भी 10% ओवर होगा, तो 80 आएगा। नेक्स्ट एक आवर के बाद 70, नेक्स्ट 1 आवर के बाद ये 60। ये जीरो ऑर्डर हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में परसेंट वाइज जाता है। ये क्लियर हो गया ना? आंसर आ रहा है, मतलब क्लियर ही है। जैसे कि 100 से 80 जाने में 1 आवर लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो अगले 1 आवर में क्या होगा? 20% कंप्लीट। 80 का 20% मतलब 16 गया, 64 बच जाएगा ना। अगले 1 आवर में इसका 20%, 6.4 का 20, 12.8। हाँ, तो 64 माइनस 12.8, 51.2 बचेगा। जबकि जीरो ऑर्डर रहता तो क्या होता? 100 है, तो 1 आवर के बाद मान लो 80 आ गया, तो अगले 1 आवर के बाद 60 पे आ जाएगा, अगले 1 आवर के बाद 40 पे आ जाएगा। तो यही नेचर समझ में आना था। क्लियर है? ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबको क्लियर हो गया ना, कैसे हो गया? एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या हो गया कि रेडियो एक्टिव डीके, ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर। सर सबके सब फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर हुआ? तो अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स करना है, जिसका पढ़ना नहीं है, वो सिलेबस में है नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, कई बुक में है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को इसके लिए। अभी कितना टाइम है? 9:35। तो एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करके आओ, फर्स्ट ऑर्डर तक का बहुत सारा हो भी जाएगा, और थोड़ा टाइम डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को एक्स्ट्रा के लिए। कल तो 2.5 आवर्स का लेक्चर ले लेंगे हम लोग, 10:30 तक जाएगा कल। हाँ, डे आफ्टर टुमारो भी देखेंगे कल, पहले 2.5 घंटे का लेक्चर लेने के बाद। बुकलेट भेजा था? अच्छा, फिर से भेज देता हूँ। नहीं भेजा था क्या? अच्छा, भेज देता हूँ मैं अभी। तब तक तुम उससे भी कर सकते हो, अवस्थी से कुछ क्वेश्चंस, मेनली न्यूमेरिकल पोर्शंस हो जाएंगे अभी। ओके। हाँ ठीक है, तो अभी कहते हैं वेडनेसडे को भी लेक्चर नहीं है ना मेरा, बट लेक्चर रख लेंगे, वो सब रखता हूँ मैं। ओके, चलो ठीक है, फिर ओवर करते हैं। आज ही क्वेश्चंस करना तो हो जाएंगे।